नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके लिए अगर आपने 9th क्लियर किया होगा ज्योमेट्री, तो इसमें ये आपको चैप्टर बहुत मजा आएगा पढ़ने में, वरना फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं बेटा? सिमिलर फिगर्स मतलब, सिमिलर फिगर्स मतलब, सिमिलर फिगर्स मतलब सुनना। देखो, ये दो सर्कल्स हैं, ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है। ये फर्स्ट सर्कल है ना, वो बिग है, और सेकंड सर्कल है वो स्मॉल है। ये एक दूसरे से सिमिलर है, देख सकते हो ना, सिमिलर। ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है, ये स्मॉल स्क्वायर है, ये बिग स्क्वायर है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर मतलब ईच एंड एवरी पार्ट इज सेम। मतलब कैसा हो रहा है पता है? आप अपने मोबाइल में उसको जूम करते हो ना, ऐसे ऐसे, तो उसको वापस कर दोगे तो ओरिजिनल साइज, जूम करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो जूम करोगे तो ऐसा है कि सिर्फ ऐसे ही जूम होगा, उस साइड नहीं होगा, नहीं, थ्रू आउट वो जूम होता है। बराबर है? वैसा ही एक और स्ट्रक्चर लेते हैं। एक और स्ट्रक्चर, जैसे ये देखो, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल है। इसको हम बोलेंगे स्मॉल और इसको हम बोलेंगे बिग। ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है और ये सेकंड ट्राइंगल, दोनों सिमिलर है कि नहीं? तो इसको हम, अभी हमारे जो सिमिलर की डेफिनेशन, तो फिर हम कैसे बोलेंगे? तो टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है वो ट्राइंगल है, तो दूसरा भी क्या है बेटा? ट्राइंगल ही है। यहाँ पे ट्राइंगल है तो वहाँ पे स्क्वायर नहीं हो सकता, दोनों की साइड्स क्या होनी चाहिए? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दोनों के एंगल इक्वल होंगे। देखो, ये इक्विलेटरल 60 60 60, तो ये भी इक्विलेटरल 60 60 60, एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब ये और इसका रेशियो, ये और इसका रेशियो, ये और इसका रेशियो, तीनों का रेशियो क्या होगा? अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। पहले ये पार्ट लिख लीजिए। कोई भी दो पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब सिमिलर होंगे? पहला, उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और दूसरा, उनकी सारी साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम। ठीक है बेटा? ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास है एंगल ए 105 डिग्री है, और एंगल पी 105 डिग्री, दोनों इक्वल है। एंगल बी 100 डिग्री है, एंगल क्यू 100 डिग्री है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल सी 70 है, एंगल आर 70 है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल एस 85 है, एंगल डी 85 है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। ऑल आर, बराबर है? अब साइड्स की बात करते हैं, तो ए बी 1.5, पी क्यू 3, सो ए बी बाय पी क्यू 1.5 बाय 3, 1.5 बाय 3 कितना होता है? हाफ। अब दूसरा चेक करो, बी सी बाय क्यू आर। बी सी बाय क्यू आर, बी सी कितना है? 2.5, और क्यू आर है 5, दोनों को डिवाइड करोगे हाफ। तीसरा, सी डी और आर एस। सी डी बाय आर एस, सी डी कितना है? 2.4, आर एस कितना है? 4.8, कितना हो गया? हाफ। डी ए और एस पी, डी ए बाय एस पी, डी ए कितना है? 2.1, एस पी है 4.2, दोनों कट करोगे। सब रेशियो भी देखो, वापिस रेशियो भी क्या है? सिमिलर, सिमिलर रेशियो। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू सी डी बाय आर एस इज इक्वल टू डी एस बाय एस पी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दीज टू पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स मतलब समझ रहे हो, जिसकी तीन या तीन से ज्यादा साइड्स हो उसको पॉलीगॉन कहते हैं, आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर। सिमिलरिटी का बेटा रूल क्या है? याद रह गया कि सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और सारे साइड्स अगर इक्वल हो गए तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। सी बेटा, अगर इक्वल हो गए तो वो कॉन्ग्रुएंट, जो आपने 9 में पढ़ा है। सिमिलर, उनके रेशियो साइड्स का सिमिलर होगा, इक्वल होगा रेशियो, तो उसको सिमिलर बोलेंगे। ओके, एक और एग्जांपल है, ये देखो। अब ये आप ये सिर्फ देख के आप क्या बोलोगे? ये क्या बोलते हो, ये दोनों सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? तो लेट अस चेक। एंगल ए, ये साइन 90 का साइन है, तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल, एंगल आर और सॉरी, एंगल सी और एंगल आर इक्वल, एंगल डी और एंगल एस इक्वल, ये सब इक्वल, ये सब के सब इक्वल। अब रेशियो की बात करते हैं, तो ए बी बाय पी क्यू, ए बी है 3 और पी क्यू है 3.5, बी सी बाय क्यू आर, बी सी 3 और क्यू आर भी 3, मतलब ये तो 1 आ गया। अब देखो, ये दोनों रेशियो इक्वल है। जब रेशियो इक्वल नहीं है तो नो डाउट भले चारों के चार एंगल इक्वल हो, बट रेशियो इक्वल नहीं है, तो दीज टू
पॉलीगॉन आर नॉट सिमिलर, क्योंकि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंगल्स आर इक्वल और रेशियो सेम, बट नहीं हो रहा तो वो नहीं होंगे, सिंपल और लॉजिकल बात है। तीसरा एक और लेते हैं कि भाई ये देखो ए बी, यहाँ पे ए बी आपका क्या है, ये ए बी और ये पी क्यू, ए बी है 2.1 और पी क्यू है 4.2, रेशियो हो गया हाफ। यहाँ पे बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर, बी सी है आपका 2.1 और क्यू आर है 4.2, मतलब हाफ। तीसरा चेक करो सी डी और आर एस, सी डी बाय आर एस, सी डी है 2.1, आर एस है 4.2, हाफ। और चौथा चेक करो डी ए बाय एस पी, डी ए बाय एस पी 2.1 बाय 4.2, ये भी हो गया। ये सब सेम है, बट एंगल ए और एंगल पी इक्वल नहीं है। देखो एंगल ए इतना है और एंगल पी छोटा है, तो एंगल ए 90 है तो एंगल पी छोटा ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि these two polygons are not similar, क्योंकि सबके साइड का रेशियो सेम है, बट सबके एंगल्स इक्वल नहीं। आ गया समझ में बेटा? पक्का? ठीक है, ओके बेटा। तो इसके बेस पे हम अभी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 6.1 सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, बिकॉज मान लो ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, कॉन्ग्रुएंट मतलब सबकी साइज इक्वल होनी चाहिए, मतलब सबका रेडियस इक्वल, बट ये है तो नहीं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, क्योंकि कोई स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, कोई स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का, कोई स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, सबका। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमने देखा भी सही उसका एग्जांपल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ओके। बाकी आइसोसेलेस सिमिलर नहीं हो सकता। और ये हमारा डेफिनेशन, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, बस ये दो चीजें याद रखो। ओके बेटा, ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स के लिए एग्जांपल्स कौन से होंगे? तो स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड दूसरा रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये दो अलग अलग फिगर बट सिमिलर होंगे। वेयरएज नॉन सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं, नॉन सिमिलर फिगर्स मतलब, अब देखो अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल कभी भी नहीं सिमिलर नहीं होंगे। और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दोनों भी कभी सिमिलर नहीं। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। नहीं है, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी, angle B is not equal to angle Q, angle C is not equal to angle R, angle D is not equal to angle H, hence they are not similar. No doubt उनकी देखो सारे साइड्स का रेशियो 1.5/3 हाफ, 1.5/3 हाफ, 1.5/3 हाफ, 1.5/3 हाफ, सब सेम है, बट उनके एंगल सेम नहीं है। डन, ओके, पक्का? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थियरम 6.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में कुछ 5-4 थियरम है, उसमें सीबीएसई वालों को 2 थियरम कट है, गुजरात बोर्ड वालों को सब थियरम है, तो ये थियरम सबको है, जो कट होगा वो मैं बता दूंगा सीबीएसई वाले, ये सबको है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पे दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे ये आपको जो आप थियरम लिखोगे उसके लिए, बट समझाने के लिए ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल है,
ट्राइंगल का नाम दे रहा हूं मैं ए बी और सी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ट्राइंगल की तो तीन साइड होती है, ए बी, बी सी और ए सी। कोई भी एक साइड को पैरेलल, मान लो मैं इसको पैरेलल एक लाइन बना रहा हूँ, तो लाइन बनाऊंगा, वो दूसरी दो साइड को क्या करेगा, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इसको मैं नाम दे रहा हूँ डी और इसको मैं नाम दे रहा हूँ ई। द अदर टू साइड मतलब ये साइड है, अब ये साइड देखो इतने में और इतने पोर्शन में डिवाइड हो गए, ये साइड इतने में और इतने पोर्शन में डिवाइड हो गई। तो हमें वही करना है कि भाई अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, हमें वही प्रूव करके बताना है कि वो सेम रेशियो में। हमें क्या प्रूव करना है कि भाई एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी, इज इक्वल टू एई बाय ईसी। समझे बेटा कि भाई ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड किया ना, ये एडी और एडीबी, और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया ए और ईसी, ये दोनों सेम रेशियो में होने चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? ये स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है, वो एग्जाम में अब इस थियरम का दूसरे भी नाम से, वो थियरम से भी उसको जाना जाता है। उसमें एक नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, दूसरा नाम है थेल्स थियरम, और तीसरा एक नाम याद नहीं आ रहा है, भूल गया मैं, दो नाम तो है। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, और दूसरा इसको हम नाम देते हैं थेल्स थियरम। ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर, तो ये नाम हम देते हैं। ओके, अब समझने की बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये आपको समझने के लिए, अब सॉल्व करने से पहले ये जो थियरम्स होते हैं ना बेटा, एज इट इज आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिखने होते हैं, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना होता है। इसलिए जो मैं लिखवा रहा हूँ वो उस हिसाब से लिखिएगा। ठीक है? समझ में आया बेटा? समझ में आया? ओके, सो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसको प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में आपको जिस हिसाब से लिखना है वो थियरम याद एज इट इज ऐसे ही लिखना है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बराबर है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? जो आपको है जिस हिसाब से है, वो वैल्यूज, डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स, सब 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 एज इट इज लिखना है। ठीक है? कुछ अपना अंदर से कुछ एक्स्ट्रा मत डालिएगा या कुछ एक्स्ट्रा मत ऐड करिएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड करोगे फिर आप बोलोगे हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी टू से दैट। ठीक है? ओके, स्टेटमेंट सबसे पहले ही क्या लिखना है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है वो लिखना है, उसके लिए प्रूफ स्टार्ट करना है। ओके, वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC in which a line parallel to BC intersects AB and AC at D and E respectively. Okay, क्या हुआ? We need to prove, हमें क्या प्रूव करना है बेटा, मैंने ये सब चीजें पहले समझा दी, अब उसको डिस्टेंस में लग रहा हूँ। वी नीड टू प्रूव क्या करना है कि ये जो DE है वो AB को किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AD को किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AB को AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है? ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट अस जॉइन, सबसे पहले क्या ज्वाइन करेंगे बेटा, EB और DC को ज्वाइन कर लो। लेट अस जॉइन BE एंड CD, एंड क्या करना है, ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, देखो ये EN है वो AB के परपेंडिकुलर है, और DM है वो AC के परपेंडिकुलर है। तो DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है? ये अब तक जो था वो सारा ये गिवन, ये क्या प्रूव करना है, और ये कंस्ट्रक्शन। ठीक है?
लिख लो बेटा इतना जल्दी से। तो लिख लिया बेटा सब लोगों ने? पक्का? डन। ओके, अब देखो आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है। अब इस डायग्राम में हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फाइंड करूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मैं आपको साइड में ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ए, यहाँ पे D और यहाँ पे E। E से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है और वो है N। तो आपने बोला सर D यहाँ पे ड्रॉ करिए, मैं उसको दो परपेंडिकुलर है, देखो आप इसको भी ले सकते हो बट मैं पहले इसको ले रहा हूँ। तो आपको पता है बेटा कि जिस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है तो वो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये पार्ट आपकी एल्टीट्यूड हो जाएगी, क्योंकि हाइट हो जाएगी 90 डिग्री हाइट बनाता है। तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है आपका? AD, और हाइट क्या है बेटा आपकी? EN। इतना क्लियर हुआ बेटा? बात पता चली कि भाई ये आपका बेस कितना होगा, क्योंकि ट्राइंगल AD है, सो मतलब इतना छोटा सा पार्ट ही लेना है हमें, और तो बड़ा पार्ट ले नहीं सकते। और उसमें भी दो हाइट्स हैं, तो कोई भी एक हाइट ले सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया को हम AR करके उसके अंदर ADE ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो हाफ इंटू AD इंटू EN, इसको मैं नंबर 1 कर सकता हूँ, ठीक है? अब उसी तरह से मैं एरिया ऑफ BDE फाइंड करना चाहता हूँ। BDE देखो, तो BDE, हाँ अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। BDE आपको ये दिख रहा है? BDE इतना साइड में, ऐसा है। ये आपका D, ये आपका B और ये आपका E। अब ये आपको एक्चुअली कौन से टाइप का है? ये अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ऐसा बन रहा है, देखो, ठीक है ना? इसको हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हमेशा हाइट जो होती है ना बेटा, वो हमेशा कहाँ पे बनती है? बाहर बनती है। हाइट देखो इसकी कहाँ पे बनी? हाइट इसकी बाहर बनी, ठीक है? ये है आपका, जो भी मान लेते हैं A, B और C, इसकी हाइट, इसको मैं D। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या लगाओगे? हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या लगाओगे? सिर्फ BC लगाओगे, ये नहीं लगाओगे, क्योंकि ये जो इतना पार्ट है वो ट्राइंगल के बाहर का है। लॉजिकली हाइट किसको बोलते हैं? तो इसके से लेके इधर के बीच में जो भी है उसको हाइट बोलते हैं। तो वो हाइट एक्चुअली बाहर बनी, इसलिए मैंने उसको क्या, हाइट को नाम दे दिया AD। प्लीज ये चीज समझना, प्लीज ये चीज समझना। तो उसी तरह से इसकी जो हाइट है वो कहाँ पे बन रही है? बाहर बन रही है। कौन सी? तो हमने ड्रॉ किया है कौन सा? N। तो इसमें उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा? DB होगा। क्यों? क्योंकि हाइट कहाँ पे? इस पे है, हाइट इस पे है ना। तो आप बोलोगे सर ND क्यों नहीं लिया? बिकॉज ट्राइंगल मेन तो हमारा BDE है। हाइट बाहर हो सकती है बट बेस बाहर नहीं हो सकता, तो इंटू DB और इंटू हाइट उसकी क्या है? EN। हो गया नंबर 2, हो गया नंबर ये। ओके, पक्का समझ में आ गया बेटा? मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वीडियो रिप्ले करके देखिए, देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएंगे। वापिस मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फाइंड कर रहा हूँ। तो पहले मैंने AD में कौन सा लिया था? ये EN वाली हाइट ली थी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कौन सी हाइट लूंगा? DM। तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस। अब कौन सा? DM किस पे है? AE पे है, तो AE इंटू हाइट क्या होगी? DM। इसको मैं क्या दे दूंगा? नंबर 3। उसी हिसाब से अब मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अब देखो पहले BDE लिया था, अब CDE लूंगा। BDE और CDE, समझ में आया? अब CDE वो भी क्या है आपका? CDE ऐसा है, देख लो, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसकी भी हाइट कहाँ पे? बाहर की साइड है, AM। तो उसका हाफ इंटू बेस उसका क्या हो जाएगा? किस पे है? वो इसी पे है। ये E है और ये C है, तो ये उसका इतना ही बेस होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? आउटसाइड है, तो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल तो नहीं चल सकता। CDE मतलब बेटा ये देख रहे हो आप? CDE ये राइट में, डन। तो उसका क्या होगा फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा उसका? TC इंटू हाइट क्या होगा? DM नंबर 4। इतना क्लियर? पक्का?
डन। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग 1 and 2 as well as 3 and 4। 1 and 2 को डिवाइड करें तो एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EM, हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EM। ये हाफ हाफ कैंसल, ये EN कैंसल, therefore area of ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, इधर ही लिख लेते हैं AD बाई DB, जगह बचे हमारी, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ओके, सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ, अब दूसरा मैं क्या लिखूंगा, देखो 3 और 4 को ADE अपॉन CDE, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE, अब सीधा यहाँ से भी देख के लिख सकते हो, हाफ इंटू, अब दूसरी बार क्या आएगा DM, सॉरी AE इंटू DM अपॉन क्या आएगा, हाफ इंटू EC इंटू DM, DM DM कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, AE बाय EC। इसको मैं नंबर दे रहा हूँ, हमने 4 दे दिया था ना, इसको मैं दे रहा हूँ 5 और इसको मैं दे रहा हूँ 6। अब आपने सिर्फ ये पार्ट चेक करना है, इतना पार्ट, ये वाला part। दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब ये आपका बाहर में ये पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये क्या है आपका D E C और B, हमारे दो ट्राइंगल्स कौन से थे, हमारे दो ट्राइंगल्स ये थे, पहला इतना वाला ट्राइंगल था और दूसरा ट्राइंगल ये था। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स वो बिटवीन सेम पैरेलल, आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो डी है वो इसके BC के पैरेलल ड्रॉ करनी है, थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो, मतलब ये डी और BC पैरेलल है और इन दोनों सेम बेस पे हैं, ये देख लो ना, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं और इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं, डी ई और बी, ये डी ई और सी दोनों में डी कॉमन है कि नहीं, तो इसको मैं अब क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि सिंस ट्राइंगल BDE, और ये स्टेप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिखना भूल जाता है, आर बिटवीन same parallel BC and DE and on the same base DE, तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, therefore area of BDE is equal to area of CDE, दोनों का एरिया सेम होगा, इसको मैं 7 नाम दे देता हूँ। अब देखो ADE और यहाँ पे ADE ये दोनों सेम है, और हमने अभी प्रूव किया कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 5 6 and 7 ये दो पार्ट इक्वल हो गए, तो क्या बोल सकता हूँ, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये हमें प्रूव करना है, बस इतना प्रूव करना है। आ गया समझ में, समझ में आ गया बेटा सबको, आगे बढ़े। ओके, अब ये है उसका कन्वर्स थ्योरम, इट इज कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये मान लो ये ट्राइंगल है A B और C, अगर एक लाइन डिवाइड करिए उसको D और E पे, बोला नहीं है कि ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे क्या बोला है कि भाई
if AD by DB is equal to AE by EC, तो then DE is parallel to BC। उल्टा, वहां पे DE is parallel to BC गिवन था, तो यहाँ पे वो प्रूव हुआ, और वहां पे AD by DB वो प्रूव करना था, यहाँ पे वो गिवन है। कन्वर्स का मतलब ही वो कि भाई वहां पे जो गिवन था वो यहाँ पे प्रूव करना है, और वहां पे प्रूव करना है वो यहाँ पे गिवन। समझ में आया? और इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ये थियरम सिर्फ याद रख लेना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलता है, ऐसे ही याद रख लेना। कहाँ कहाँ पे यूज होगा वहां पे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, पक्का? तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल 1। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल एक टाइप का एक्चुअली थियरम ही है, बट एग्जांपल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, थियरम के फॉर्मेट में नहीं है। मोस्ट आईएमपी एग्जांपल है, मोस्ट आईएमपी। ओके, if a line intersect AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, वो भी गिवन है, तो हमें क्या प्रूव करना है? AD by AB। सर ये तो अभी प्रूव ना, हमने क्या प्रूव किया था? AD by DB प्रूव किया था। whereas यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? AD by AB। दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। समझ रहे हो? पक्का? हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आंसर, given that DE is parallel to BC, then by basic proportionality theorem, क्या बोल सकते हैं हम? AD by DB is equal to AE by EC। ये हुआ AD by DB is equal to AE by EC। ओके,